गाइज, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया एंड आयुषी इज नॉट हियर क्योंकि उसकी तबीयत आज बिल्कुल भी ज्यादा ठीक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार तबीयत खराब हुई है या फिर पहली बार ज्यादा बुखार आ गया है। तबीयत ऑलरेडी हमारी बहुत बार खराब हो चुकी है, बट समहाउ हम लोग आकर वीडियो बना लेते थे। पर आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब वो खुद से वॉशरूम भी नहीं जा पा रही है और टॉन्सिल का उसको प्रॉब्लम है ना, तो बुखार के साथ साथ उसको जो टॉन्सिल दोनों साइड हो गया है वो ठीक से बोल नहीं पा रही है कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि कोई बात नहीं, आज आप लोग केवल प्रिया से काम चला लो। आयुषी नेक्स्ट वीडियो से आने की कोशिश करेगी। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको हम दोनों की जोड़ी देखने को मिले। बट फिर भी हमने बहुत दिनों से एक अच्छी हॉरर स्टोरी नहीं डाली है एंड वी नो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे साथ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जी, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की हॉरर स्टोरी है ना, इसमें एक अनदेखी, अनकही, अनसुनी प्रेम कहानी भी होने वाली है। और ये जो प्रेम कहानी है ना, ये इतनी ज्यादा अटपटी है कि मेरे को पता है टाइटल पढ़ने के बाद आधे से ज्यादा लोगों ने तो ये सोचा होगा कि हैं ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो भाई साहब, ये कलयुग का जमाना है, यहाँ पर ना सब कुछ पॉसिबल है। तो रानी तो नहीं है आज, लेकिन आप लोग ना परंपरा मत भूलना। और परंपरा ये है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने कान में हेडफोन्स डाल लो। अगर फोन से देख रहे हो तो कस के फोन को पकड़ लो, और अगर टीवी से देख रहे हो तो 5 फुट की दूरी पर बैठ जाना। अदरवाइज अगर धुकुर धुकुर आंटी बाहर निकल के आ गई ना, तो भाई हम लोग उसका जिम्मा नहीं लेंगे। और माहौल को 5 गुना ज्यादा डरावना बनाने के लिए ना रूम की लाइट्स ऑफ कर दो। तो जी, आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है एंड वो त्रिपुरा की रहने वाली है। तो रीति रिवाज के हिसाब से ना सबसे पहले उनका नामकरण कर देते हैं। तो उनका नाम रख देते हैं सोनू। तो सोनू हमें बताती है ना कि पता है दीदी, हर साल गर्मी छुट्टियों में हम लोग नानी के घर जाते हैं। एंड केवल सोनू का परिवार ही नहीं, बल्कि सोनू की मम्मी की एक बहन एंड एक भाई है, वो सारे लोग गर्मी छुट्टियों में नानी के घर पे इकट्ठा होते हैं एंड पूरी गर्मी छुट्टियां सारे लोग वहीं पर बिताते हैं। सोनू बताती है कि हर साल गर्मी छुट्टियों का वो वेट इसीलिए करती है ना कि नानी के घर जाने का मौका मिले। तो ये किस्सा ना आज से लगभग 2 साल पुराना है। और सोनू बताती है ना कि जैसा एक टिपिकल गांव का माहौल होता है ना, उनकी नानी का गांव बिल्कुल वैसा ही था। शाम होते ही औरतों की मंडली घर से बाहर निकल जाती है, सारे लोग घर के आंगन में बैठ करके आपस में बातें करती हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है ना कि वो लोग फैमिली नहीं है, पूरा गांव ही लगता है कि मानो एक फैमिली हो। लेकिन 2 साल पहले जब सोनू अपने नानी के घर जाती है ना, तो नानी के गांव में कदम रखते ही वहां की वाइब ही अजीब लगी। पहले क्या होता था ना, गांव में चहल पहल मची हुई रहती थी, लेकिन उस साल ना पूरे गांव में सन्नाटा था। फिर सोनू को क्या लगा कि मे भी गर्मी का मौसम है, दोपहर का टाइम है, इसलिए गांव के लोग अपने अपने घर में होंगे। उसके बाद जब सोनू अपनी फैमिली के साथ अपने नानी के घर पर पहुंचती है, तो उसकी नानी ना थोड़ी वियर्ड सी हरकतें करनी चालू कर देती है। उनकी नानी उन्हें घर के बाहर ही रोक देती है, उनके हाथ पांव धुलवाती है। उसके बाद क्या करती है ना, नींबू एंड मिर्ची एंड पता नहीं किसी किसी चीजों से उनकी पूरी नजर उतारती है। सोनू बोलती है कि दीदी नानी क्या कर रही थी, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उससे पहले वो लोग काफी बार नानी घर जा चुके हैं, बट नानी ने ऐसा कभी नहीं किया था। उसके बाद नानी क्या करती है, घर के अंदर जाती है और एक लाल धागा लेकर आती है और सबके हाथ में वो लाल धागा बांध देती है। सोनू अपनी नानी से पूछती है कि नानी माँ ये सब है क्या। तो उसकी नानी माँ बोलती है, बेटा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घर में पूजा हुई थी ना, तो तुम लोगों की आरती उतार रहे हैं एंड हाथ में लाल धागा बांध रहे हैं। सोनू ना यहाँ पर भाप जाती है कि नानी जी ना सोनू से कुछ छिपा रही है, इसीलिए फिर सोनू ना नानी जी से ज्यादा कुछ नहीं पूछती है। हाथ पांव धो करके फिर सारे लोग आराम करते हैं। शाम में जब सफर के थके हारे सोनू और उसके परिवार वाले सो करके उठते हैं, तो नानी जी सबको चेतावनी देती है कि देखो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा रात 8 बजे के बाद, क्योंकि अब गांव सेफ नहीं है जैसे ये पहले हुआ करता था। सोनू सोचती है ना कि जब से उसने गांव में कदम रखा है ना, बड़ी अजीब गरीब सी बातें कर रही है नानी जी। उसके बाद सोनू ने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सोनू बताती है कि अब रात में सबके सोने की बारी आती है। गाँव में तो 7 साढ़े 7 बजे तक सारे लोग डिनर करके सोने भी चले जाते हैं एंड सोनू को ना हमेशा से आदत है अकेले सोने की।
वो कभी भी ना किसी के साथ नहीं सो सकती है। तो उसने नानी से बोला कि नानी मेरे को हर बार की तरह अलग से कमरा दे दो। नानी बोलती है कि नहीं बेटा, रात में अच्छी बात नहीं होती है अकेले सोना। सोनू बोलती है अरे नानी मेरे को डर नहीं लगता, बचपन से तो हम अपने घर पर अकेले ही सोते हैं। उसके बाद सोनू की मम्मी भी बोलती है कि हाँ माँ, इसको डर नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अकेला कमरा दे दो, अदरवाइज रात भर ये हम लोगों को परेशान कर देगी। उसके बाद सोनू अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोनू उस रात क्या सोचती है कि जैसा कि नानी जी बोल रही थी कि गांव में बुरा साया घूम रहा है, जरूर यहाँ पर रात में कुछ आएगा। सोनू रात के 2-3 बजे तक ना केवल आंख खोल करके वेट कर रही होती है, शायद भूत के चलने की आवाज आए, शायद चुड़ैल के रोने की आवाज आए, पर सोनू को ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता है। गांव में रहते रहते 2-3 दिन बीत जाते हैं। सोनू को अभी भी कुछ नेगेटिविटी फील नहीं होती है। तो एक रात की बात है, रात के ना करीबन 12 बज रहे होंगे। सोनू को रात में वॉशरूम जाना था एंड गांव में तो आप लोगों को पता है ना कि बेडरूम से अटैच वॉशरूम नहीं होता है, मेन गेट से निकल कर ही बाहर आंगन में वॉशरूम जाना होता है। तो सोनू सोचती है कि क्या किसी को जगाना है, 2 मिनट का काम है, हम जा करके आ जाते हैं। उसके बाद सोनू जाती है वॉशरूम के लिए। जब सोनू वॉशरूम के साइड जा रही होती है ना, तो सोनू बताती है कि दीदी मेरे को ऐसे कभी डर नहीं लगता है, बट उस दिन ना गांव का माहौल लिटरली डरावना था। फिर सोनू सोचती है कि नानी जी ने इतना उल्टा सीधा बोला है ना कि शायद मेरे को उनकी बातें सुन सुनकर डर लग रहा है और हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। फिर सोनू इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती है और आगे बढ़ जाती है। सोनू बताती है कि नानी जी का जहाँ आंगन खत्म होता है ना, उसको घेरा देने के लिए उन्होंने टीन के कुछ शीट से उसको छेक दिया था एंड बांस के तिनके विनकों के सहारे उसको बांध दिया था ताकि वो एक बाउंड्री की तरह दिख रहा था। तो सोनू बताती कि पता है दीदी, वो जो बाउंड्री था टीन का वो सिल्वर कलर का था एंड उधर ना हल्की हल्की लाइट आ रही थी एंड मेरे को लग रहा था ना कि मेरे को किसी का परछाई दिखाई दे रहा है एंड वो परछाई हिल भी रहा था। फिर सोनू सोचती है कि मे बी रात का टाइम में कोई वॉशरूम वगैरह के लिए आया होगा बगल वाले घर से। सोनू ज्यादा ध्यान नहीं देती है एंड सोनू चली जाती है वॉशरूम के अंदर। जैसे ही सोनू वॉशरूम के अंदर बैठती है ना, उसे जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आती है। फिर सोनू सोचती है रात में रोने कौन लगा, एक तो रात में इतना डरावना माहौल, ऊपर से पता नहीं कौन रो रहा है। सोनू पहले कुछ नहीं बोलती है, उसके बाद चुपचाप से बैठी हुई रहती है। अंदर से तो सोनू की लाइक लिटरली फटी हुई रहती है। फिर वो सोचती है ना कि मेरे को ना घर से किसी को लेकर आना चाहिए था, पता नहीं हम अकेले क्यों आ गए। फिर सोनू बोलती है ना कि दीदी वो रोने की आवाज इतनी ज्यादा क्रीपी थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा दर्द में रो रहा है। तो वो बोलती है कि मेरा जो आया हुआ प्रेशर था ना, उसके रोने की आवाज सुन करके वो प्रेशर पता नहीं कहाँ भाग गया। फिर सोनू सोचती है कि मेरे को यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं हो रहा है, जितना जल्दी यहाँ से उठ करके भागे ना उतना ही ठीक है। सोनू वहां से निकलती है एंड हाथ धोने के लिए चापानल के पास जाती है एंड चापानल के पास जाती है तो सोनू को क्या दिखाई देता है कि वही परछाई लंबी होते जा रही है जो कि रेलिंग के पास थी एंड लंबी होते होते वो सोनू के बगल में आ रही है एंड रोने की जो आवाज है ना और ज्यादा बढ़ते जा रही है। सोनू क्या चिल्ला करके बोलती है कौन रो रहा है यार रात में। उसके बाद फटाफट से हाथ धोती है और धो करके घर के अंदर भाग जाती है। फिर सोनू क्या करती है, पतला सा कंबल था उसको अपने फेस पे डालती है एंड चुपचाप से सो जाती है। उसके बाद सोनू को कुछ नहीं याद कि आगे क्या होता है। आगे की जो कहानी है ना, वो सोनू की मम्मी एंड सोनू की नानी ने सोनू के साथ शेयर किया एंड सोनू वो हमारे साथ शेयर कर रही है। अगली सुबह जब सोनू सो करके उठती है ना, तो उसको 103 डिग्री बुखार। सोनू की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना कि वो खुद से उठ भी नहीं सकती थी, 2 कदम चल भी नहीं सकती थी। सोनू बताती है कि उस वक्त ना उसकी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी थी, वो बहुत चबी चबी सी थी, लेकिन जो उसका बुखार था ना वो कंटिन्यूअसली हफ्ते भर रहा एंड उस हफ्ते भर में ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का खून पानी किसी ने पी लिया है। उसके पूरे शरीर का रंग पीला हो गया था एंड काफी ज्यादा डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तरफ तो सोनू की तबीयत खराब थी ही, साथ ही साथ ना सोनू की जो एक्टिविटीज थी ना वो भी काफी ज्यादा वियर्ड हो गई थी। अब जैसा कि सोनू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो सोई रहती थी, मतलब बिस्तर पर लेटी रहती थी पर उसकी आंखें ना खुली रहती थी। तो सबको क्या लगा कि दिन में वो आराम कर रही है, लेकिन उसकी नानी जी एंड मम्मी जी ने नोटिस किया ना कि रात में भी जब सोनू सोती थी ना तो उसकी आंखें खुली रहती थी। ये सारी चीजें देख करके ना उसकी नानी को शक हुआ और उसकी नानी ने उसकी मम्मी से बोला कि कहीं सोनू के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओझा बोझा को बुलाएं क्या। पर सोनू की मम्मी ना इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। सोनू की मम्मी ने नानी जी से कहा कि क्या मम्मी क्या बात करते हो आज के जमाने में,
तबियत खराब है, मे बी इसको लू लग गया होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानी जी के लाख समझाने पर भी ना सोनू की मम्मी नहीं मानी कि ओझा को घर पर बुला करके सोनू का इलाज करवाया जाए। दिन प्रतिदिन ना सोनू की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। शरीर तो सूखता जा ही रहा था। अब सोनू क्या करती थी ना, अचानक से कभी भी उठ करके सिसक सिसक कर रोने लगती थी। जब घर वाले आकर के पूछते थे कि क्या हुआ, बताओ हमें कोई दिक्कत है, तो सोनू कुछ भी नहीं कहती थी और केवल रोते रहती थी। उसके बाद ना उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा चिंता हो गई। डॉक्टर्स का इलाज सोनू पर काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद नानी जी ने बोला कि देखो एक बार ओझा को बुला लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा वैसा देख लिया जाएगा। अब सोनू की मम्मी इतनी ज्यादा लाचार हो गई थी ना, इतनी ज्यादा हेल्पलेस हो गई थी कि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। सोनू की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे उठा करके गांव से त्रिपुरा भी नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि रास्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो अगले दिन ओझा को बुलाया गया और जब ओझा आते हैं ना, तो उन्होंने सोनू को देख करके बताया कि सोनू एक बहुत बुरी शक्ति के चंगुल में है एंड सोनू का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मे बी नामुमकिन है। यहाँ पर नानी जी और मम्मी जी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। नानी जी मम्मी को डांटना शुरू कर देती हैं कि मैंने तुझसे कहा था कि ओझा को पहले ही बुला के दिखा लेते हैं। यहाँ पर सोनू की मम्मी को ना अभी भी विश्वास नहीं होता है कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। बस वो देखना चाहती थी कि क्या जो ओझा बोल रहे हैं वो सच में सही बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ओझा को परमिशन दे दी कि अगर आप ठीक कर सकते हो मेरी बेटी को तो आप ठीक करके दिखा दो। ओझा ना उसके बाद एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सोनू पर 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 8 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया, पर हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। यहाँ पर सोनू की मम्मी ओझा को ढोंगी बताने लगी और ओझा पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगी। साथ ही साथ नानी पे भी गुस्सा होने लगी कि माँ तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर 7-8 दिन बीत गए और मेरी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं है, ये ओझा वगैरह कुछ नहीं कर सकते, अब मेरे को इसको त्रिपुरा ले जाना होगा। उधर सोनू के पापा भी सोनू की मम्मी पर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने साफ साफ उन्हें चेतावनी दे दी थी कि तुम जो ओझा और पंडित के चक्कर में पड़ी हो, मेरी बेटी को कुछ भी होगा ना उसके बाद तुम समझना और तुम्हारा काम समझेगा। सोनू की मम्मी ने ओझा से बोला कि आपको जितना करना था ना आपने कर दिया, अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के जा रही हूँ। ओझा ने सोनू की मम्मी से बोला कि अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो बुरी शक्ति है ना, ये जो चुड़ैल सोनू के अंदर बसी हुई है, ये काफी ज्यादा ढीठ है। 8 एग्जॉर्सिज्म होने के बाद भी वो चुड़ैल कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही है। ओझा की शक्तियां उस चुड़ैल की शक्तियों के आगे पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। उसके बाद ओझा ने सोनू की मम्मी से एक लास्ट मौका मांगा और उन्होंने सोनू की मम्मी से कहा कि अगर इस बार भी सोनू ठीक नहीं होती है ना, तो फिर आप सोनू को जहां ले जाना है ले जाना, और उसके बाद मैं जुबान देता हूं कि मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जैसा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी कहानियों में ये बात बताई हुई है ना कि जितने भी ओझा एंड तांत्रिक होते हैं ना, वो लोग अच्छे भूतों को पाल करके रखते हैं ताकि वो अच्छे भूत ना बुरे भूतों एंड बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा कर सके। जब सारा सिचुएशन ओझा के हाथ से बाहर चला गया, जब ओझा उस चुड़ैल की शक्तियों के आगे थक गए ना, तब उन्होंने बुलाया एक जिन को। वो जो एबीसी था ना, मतलब कि वो ओझा का पालतू था और बहुत ज्यादा सगा भी था, और उन्होंने उसे बुला करके कहा कि एक काम करो, तुम्हें इस लड़की के शरीर के अंदर से इस चुड़ैल को बाहर निकालना है। उस एबीसी ने बोला कि हाँ काम तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ना मेरी एक शर्त है। ओझा ने बोला कि कौन सी शर्त है? तो उसने बोला कि मुझे ढेर सारा चिकन खाना है, मुझे पेट भर चिकन खिला दो, उसके बाद तुम लोग जो बोलोगे ना हम वो करेंगे। तो ओझा ने नानी एंड सोनू की मम्मी को जिनकी डिमांड बताई। सोनू की मम्मी सोच रही थी कि ये ओझा क्या बकवास कर रहा है, केवल फालतू टाइम पास कर रहा है। ओझा बोलते हैं कि मैडम जी एक मौका मांग रहे हैं, बस देख लो हम आपकी बेटी को ठीक करके ही मानेंगे। उसके बाद क्या होता है ना कि ओझा के कहे अनुसार नानी जी के घर का एक कमरा खाली किया गया। वहां पर लगभग ना 30 से 40 किलो चिकन बना करके रखा गया एंड ओझा ने कहा कि चिकन बना करके रख दो एंड 3 से 4 घंटे तक उस कमरे में कोई मत जाना। उसके बाद उसकी मम्मी ने बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं कि 3 से 4 घंटे के बाद क्या होता है। एंड यू वोंट बिलीव, जब 3 से 4 घंटे के बाद नानी जी एंड उसकी मम्मी उस कमरे में जाती है ना, तो वो लोग पाती हैं कि 30 से 40 किलो जो चिकन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था ना कि कोई आया है और उसे सफाचट करके गया है। बगल में ना चिकन की हड्डियां भी पड़ी हुई थी। इसके बाद ना यहाँ पर पहली बार सोनू की मम्मी की जो रूह थी ना वो कांप गई थी।
जब उन्होंने ओझा को ये सारी बातें बताई तब ओझा ने बताया कि मैंने तो कहा था, वो आया था और वो खा करके चला गया। अब आप लोग टेंशन मत लो, अब वो आपकी बेटी की हेल्प करेगा और उस ढीठ चुड़ैल को अपने साथ जरूर ले जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह ओझा ने कहा कि आज वो एबीसी आपके घर आने वाला है, तो रात में ना आपको उसके आने का एक इशारा होगा कि 12 बजे के बाद आपके घर से दरवाजा खुलने की आवाज आएगी। कोई भी जाकर के मत टोकना, जो जिस कमरे में है ना बस उसी कमरे में रहना। यहाँ पर सोनू की मम्मी, सोनू की सारी मौसी और सोनू की नानी की ना डर के हालत खराब थी। ऐसे तो डेली रात में सोनू अकेले सोया करती थी, लेकिन उस दिन नानी जी सोनू के साथ रहती हैं। एंड उस रात पता है क्या होता है, रात के 12 बजे के बाद जैसा कि ओझा ने कहा था दरवाजा खुलने की आवाज आती है, चर, एकदम स्लो मोशन में। उसके बाद क्या लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा जीव या मे बी कोई बहुत बड़ा जानवर उनके घर के चारों कोनों में दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत तेजी से दौड़ करके किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड ये धप 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 की जो आवाज है ना करीबन 15 से 20 मिनट आई। एंड अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजा बंद किया, चर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई एंड उस धप धप की आवाज भी खत्म हो गई। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, ये क्या आवाज थी। नानी जी, सोनू की मम्मी एंड सारी मौसियां बहुत ज्यादा डर गई थी और सारे लोग सुबह होने का वेट कर रहे थे कि बस सुबह होए और वो लोग उस ओझा से जाकर के पूछे कि वो चुड़ैल गई या फिर नहीं गई। सुबह होते ही ओझा खुद ब खुद उनके घर आते हैं एंड वो लोग बताते हैं कि वो जो एबीसी था ना अभी तक ओझा के पास भी नहीं पहुंचा है। उसके बाद ओझा वापस से सोनू को चेक करते हैं और चेक करने के बाद बताते हैं कि इसके अंदर से वो चुड़ैल तो चली गई है और घर के आसपास भी वो चुड़ैल और वो एबीसी नहीं है, पर पता नहीं आखिर वो दोनों गए कहाँ। उसके बाद ओझा उस एबीसी से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो एबीसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो जो वो एबीसी था ना उस ओझा का पालतू कह सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा करीबी था, बहुत ज्यादा वफादार था, लेकिन पता नहीं वो ओझा को छोड़ करके कहाँ भाग गया था। उसके बाद ना यहाँ पर सोनू की मम्मी बोलती है, अरे वो जहाँ गया जाने दो, हम अपनी बेटी को गांव से लेकर के जा रहे हैं। एंड बिना लेट किए वो लोग क्या करते हैं, तुरंत वहां से त्रिपुरा की ओर निकल जाते हैं। त्रिपुरा पहुंचने के बाद ना सोनू की हालत में ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी सुधार होने लगती है एंड उसका हेल्थ भी ठीक हो गया रहता है। करीबन हफ्ते 10 दिन के बाद ना नानी जी वापस से मम्मी को कॉल करती है एंड यू नो व्हाट, नानी जी ने क्या बताया। नानी जी बताती है ना कि ओझा आए थे घर पर और वो बता रहे थे ना कि वो जो एबीसी था रात में उनके पास आया था जबकि ओझा सो रहे थे और उन्होंने ओझा को जोरदार थप्पड़ मारा था। एंड थप्पड़ पता है क्यों मारा था, क्योंकि ना ओझा ने एबीसी को बताया नहीं था कि वो जो चुड़ैल थी सोनू के अंदर वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने एबीसी को बस इतना बोला था कि देख एक चुड़ैल को तेरे को भगाना है। एबीसी ने बोला था कि तूने मेरे को धोखा दिया, तूने मेरे को नहीं बताया कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है एंड उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे कितने ज्यादा पावर कम हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ सुनो, अब यहाँ पर एक राज की बात खोलते हैं। यहाँ पर ना वो एबीसी और वो चुड़ैल भाग करके बांग्लादेश चले गए एंड बांग्लादेश में वो लोग साथ में रह रहे हैं। मतलब मे बी ये एक लव स्टोरी की शुरुआत हो गई, यू नेवर नो। एंड बांग्लादेश क्यों गए हमें नहीं पता। अगर बांग्लादेश के आप लोग व्यूवर हो ना तो आप लोग बताना कि कहीं ऐसी कहानियां आपके देश में भी तो नहीं ना सुनाई जाती है। ये स्टोरी मतलब कि एबीसी के भागने के बाद की स्टोरी कितनी ज्यादा सच है, कितनी ज्यादा सच नहीं है, पर बहुत ज्यादा अनोखी है एंड अनसुनी है। हमने तो ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी थी। बट सोनू बताती है कि अब वो बिल्कुल ज्यादा ठीक है। एंड उस टाइम ना गांव में क्या हुआ था कि वो जो चुड़ैल है ना उसको बांध करके रखा गया था, पर किसी रीजन से ना वो चुड़ैल उस बंदिश से बाहर निकल गई थी और वो पूरे गाँव वालों को सता रही थी। दैट्स वाई नानी ने मना किया था रात में घर से बाहर नहीं निकलने, क्योंकि पहले भी उस चुड़ैल ने काफी लोगों पर हमला किया हुआ है। एंड साथ ही साथ जब वो लोग बाहर से आए थे ना तो नानी ने उनकी पूजा की थी ताकि अगर उनके साथ कोई बुरी शक्ति है तो वो घर के बाहर ही रह जाए। तो दोस्तों बस यही थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को तो बहुत ज्यादा सुना सुना लग रहा है क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ नहीं है और ऐसे अकेले स्टोरी कहने की मेरे को आदत नहीं है, बट कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और अगर मजा आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर मेरी बहन का चेहरा आपने अभी तक नहीं देखा ना तो दूसरे वीडियोस चेक कर लो, वो आपको पक्का मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।